आदरणीय मोहन भागवत जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सम्मान्य उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी, पद्मश्री पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री आशीष शेलार जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री अमेया हेटे और श्री नरेंद्र हेटे जी, और आज इस सभागार में उपस्थित वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विचारों को, उनके कर्तृत्व को और उनके जीवन कवन को एक प्रकार से पूरे देश तक पहुंचाने के लिए सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज एक पवित्र भूमि पर हम सब एकत्र आए हैं। आजादी के पहले जिसको यहां लाया जाता था, अपने आप कोई नहीं आता था। जिसको यहां लाया जाता था, परिवार उसको भुला देता था। काला पानी की सजा उस जमाने में कोई नहीं सोचता था कि काला पानी की सजा से कोई वापिस भी आएगा, और अगर वापिस भी आया तो शरीर, मन, आत्मा इतने शीर्ण विशीर्ण हो जाते थे कि वो अपने मूल स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज ये हम सब भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना है, क्योंकि यहां पर वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बिताया है। ये स्थान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की स्मृति से भी जुड़ा है, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, तब सबसे पहले भारत की जिस भूमि को आजाद कराया उसमें यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जहां सुभाष बाबू 2 दिन भी रहे थे। और उन्होंने ही इस वक्त इस द्वीप समूह को शहीद और स्वराज 2 नाम देने का सुझाव दिया था, जिसको नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनकर जिसको जमीन पर उतारने का काम किया। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह नहीं है, एक प्रकार से असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग, समर्पण और अक्षुण्ण राष्ट्र भक्ति के योग से बनी हुई तपोभूमि है। यहीं पर अनेक लोगों ने अपने जीवन की आहुति भी दी है। यहां पर अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मैं बहुत डिटेल सेल्युलर जेल के रिकॉर्ड का स्टडी किया हूं। 2 ही प्रांत ऐसे हैं जहां से यहां स्वतंत्र सेनानियों को फांसी नहीं मिली है। समग्र भारत से, हर प्रांत से कोई ना कोई इसको यहां पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। ये तपोभूमि है। और मित्रों, आज बहुत बड़ा अवसर है कि यही तपोभूमि पर वीर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण हुआ, और लोकार्पण सावरकर जी के विचारधारा को एक प्रकार से सही मायने में आगे बढ़ाने का काम जो संगठन कर रहा है, इसके सरसंघचालक पूजनीय मोहन जी के हाथों से हुआ है।
ये भूमि भी पवित्र है, वीर सावरकर की स्मृति भी पवित्र है और मोहन जी के हाथ से इस प्रतिमा का अनावरण और सोने में सुहागा की तरह इसको चिर स्मरणीय बनाता है। मित्रों, आज जो प्रतिमा लगी है वो सालों तक वीर सावरकर जी के बलिदान, संकल्प और भारत माता के प्रति अखंड समर्पण का एक प्रकार से प्रतीक रहने वाली है। ये प्रतिमा कई दशकों तक आने वाली पीढ़ियों को सावरकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देगी। ये वीर सावरकर ने करे हुए आह्वान को हमारे युवाओं को आत्मसात करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। वीर सावरकर का साहस का संदेश, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता का संदेश, दृढ़ता का उनका गुण और राष्ट्रीय एकात्मता और सुरक्षा और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को युवाओं को सौंपने का एक बहुत बड़ा स्थान बनेगा। सावरकर जी का एक वाक्य मेरे जैसे कई सावरकर जी के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीरता ये भय का अभाव नहीं है, वीरता भय ऊपर प्राप्त की हुई विजय है। जो भय को नहीं जानते हैं वो हमेशा से वीर होते हैं, परंतु सच्चे वीर ये होते हैं जो भय को जानते हैं और परास्त करने का साहस रखते हैं, वो ही वीर। और सावरकर जी इस वाक्य को जिए हैं। जब उन्होंने इस देश को आजाद कराने का प्रण लिया, पंडित जी ने कहा तभी मुझे मालूम पड़ा कि 11 साल की आयु में शिव स्तुति की रचना उन्होंने की। मुझे मालूम नहीं था, और वो भी तिलक महाराज के सामने की थी। ये गुण उनके बाल सहज मस्तिष्क में से उभरा हुआ गुण था। परंतु जब वो बड़े हुए, इंग्लैंड गए, तब उनको मालूम था कि किस प्रचंड शक्ति के खिलाफ वो भारत माता को आजाद कराने का प्रण लेकर निकले हैं। इसका भय नहीं है, भय नहीं होगा ऐसा कोई न माने, परंतु मातृभूमि के प्रति उत्कंठ समर्पण का भाव ये भय के ऊपर विजय प्राप्त कर गया और वीर सावरकर बने। मित्रों, यहां पर आज एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। मैंने ध्यान से देखा है नहीं है, मगर उसका जो कवर पेज है उसको देखा है। सावरकर जी के सभी गुणों को इसके अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। सावरकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कई महानुभावों का आज यहाँ पर सम्मान भी हुआ है। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, शायद इस सभागार में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने सावरकर जी को सदैव देखा है, ऐसे पंडित जी का सम्मान हुआ। डॉक्टर विक्रम संपत जी, जिन्होंने बहुत तरीके से सावरकर जी के जीवनी को पुस्तक में संजोने का काम किया है। रणदीप हुड्डा, मैं जब सुना कि रणदीप जी वीर सावरकर की भूमिका एक फिल्म में अदाकार के रूप में अदा करने वाले हैं, तब मुझे लगा कि रणदीप जी ने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। सावरकर जी के चेहरे पर जो दृढ़ता, जो आत्मविश्वास, जो देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का जो भाव था, वो कोई कलाकार नहीं ला पाएगा। मगर रणदीप जी आप सफल हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपने सावरकर जी के जीवन चरित्र को आज की युवा पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। सागर को कोई बांध नहीं सकता,
इस प्रकार से सावरकर जी के गुणों को, उनके जीवन की ऊंचाई को और उनके अनेक आयाम वाले व्यक्तित्व को पुस्तक, कविता या फिल्म में संजो कर रखना बहुत कठिन है। मगर ये जो प्रयास हुए हैं अलग अलग स्तर पर, वो प्रयासों ने आने वाली पीढ़ियों को सावरकर को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया दिया है। इसलिए आज जिन सभी महानुभावों का सम्मान हुआ है, उनको भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। आज पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी और उनकी टीम ने जो संगीतमय प्रस्तुति की, इससे पूरे भारत के लोग आह्लादित होंगे। ये कार्यक्रम जो भी देखेगा वो कुछ साल पीछे चला जाएगा। मराठी में की, काफी लोगों को लगा होगा कि मैं तो मराठी नहीं हूं, मगर मैं आधा मराठी हूं। मेरी पत्नी महाराष्ट्र से आती है, तो मुझे मराठी समझ में तो आती है। और सागरा प्राण तरमरला, ये गीत एक प्रकार से मातृभूमि के विरह में लिखा हुआ गीत है, परंतु ये आजादी की युद्ध के लिए प्रस्थान गीत भी है। उसी गीत में उन्होंने सागर जितनी समस्या को भी भारत माता आचमन कर कर पी जाएगी, ऐसा भाव उन्होंने रखकर ये आजादी का एक प्रकार से उद्घोष उन्होंने किया था। यहाँ शरद पोंक्षे जी का भी सम्मान हुआ और आज सावरकर जी के सम्मान में 116 साल पहले रचे हुए अमर गीत को, सागर तुम मेरी मातृभूमि की ओर ले चलो, प्राण अब कुंठित होते हैं। मित्रों, प्राण कुंठित तभी होते हैं जब विरह, वेदना, सहन शक्ति के बाहर जाती है। एक देशभक्त युवा विदेश के किनारे पर रहकर जब कहता है कि मातृभूमि के विरह से मेरे प्राण कुंठित होते हैं, वो ही देशभक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन कवि इससे अच्छे शब्दों में नहीं कर सकता। ये गीत की रचना इंग्लैंड के ब्राइटन सागर किनारे पर की गई और इसके एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में मातृभूमि के प्रति अमर प्रेम झलकता है और यही इस गीत को अमर बनाता है। वो ये भी कहते हैं कि मुझे वहां ले चलो जहां मेरी जड़ें हैं, जहां का हर कण मेरे अस्तित्व को पहचानता है। व्यक्ति का अस्तित्व सिर्फ सरस शरीर से नहीं बनता है। व्यक्ति का अस्तित्व जिस विचारधारा का वो अनुसरण करता है, वो विचारों से भी होता है। व्यक्ति का अस्तित्व, आत्मा जिसको श्रेष्ठ मानती है, वो संस्कृति से भी होता है और व्यक्ति का अस्तित्व उसके कर्म से भी होता है। और वीर सावरकर के ये तीनों गुणों को अगर कोई पहचान पाता है तो भारत ही पहचान सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा था, मुझे वहां ले चलो जहां मेरी जड़ें हैं, जहां हर कण मेरे अस्तित्व को पहचानता है। मित्रों, मैं बहुत छोटा था, सावरकर जी के बारे में उस वक्त के शिक्षा पाठ्यक्रमों में कोई बहुत पढ़ाया नहीं जाता था। मगर जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, हम सबके मार्गदर्शक थे प्रोफेसर नारायण राव भंडारी। नारायण राव भंडारी ने मुझे एक पंक्ति दी। वो पंक्ति थी, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ विण जनन ते मरण। ये वाक्य नारायण राव भंडारी ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था, अमित तेरे जैसे युवाओं ने इसको जीवन का ध्येय वाक्य बनाना चाहिए। मुझे मराठी नहीं आती थी, थोड़ा बहुत समझ में आता था। मैंने भंडारी जी को कहा कि भंडारी जी, ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया और उसका भावार्थ क्या है? तो उन्होंने कहा, ये वाक्य वीर सावरकर का वाक्य है कि मातृभूमि तेरे बिना जीवन
मेरे मृत्यु के समान है और तेरे लिए मृत्यु ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, मेरे लिए जीवन है। और मित्रों, ये वाक्य ने अनेक युवाओं को जीने की प्रेरणा दी होगी, मरने की प्रेरणा दी होगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, एक समय था जब देश के लिए मरने की जरूरत थी, देश के लिए शहीद होने की जरूरत थी। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, परंतु देश के लिए जीने की जरूरत तो आज भी है। तभी जाकर सावरकर की कल्पना का भारत हम बना सकते हैं। हमारे युवा अगर सावरकर जी की कल्पना का भारत बनाना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वो क्षेत्र के अंदर सावरकर जी की प्रेरणा के अनुरूप जीवन जीकर जीवन का लक्ष्य सुरक्षित और सबसे समृद्ध भारत माता की रचना करना, भारत की रचना करना, ये हमारा होना चाहिए। मित्रों, सावरकर जी के जीवन को जब ध्यान से देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति आने वाली सदियों तक शायद फिर से इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। इतना महान व्यक्तित्व। वो राइटर भी थे, वो फाइटर भी थे, वो जन्मजात देशभक्त थे, एक आर्ष दृष्टा भी थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, एक बहुत बड़े कवि और लेखक भी थे। गद्य और पद्य दोनों पर सिद्धता हो ऐसे साहित्यकार बहुत कम है, मगर मैंने सावरकर जी के साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं निर्णय पर ही नहीं पहुंच सकता हूं कि वो अच्छे कवि थे या अच्छे लेखक थे, दोनों में वो उत्कृष्ट थे। वो एक बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। पंडित जी ने कहा ऐसे अनेक शब्द उन्होंने अपने आप बनाकर हमारी भाषाओं को पूर्ण करने का काम किया है। आज गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का विभाग भी आता है, राजभाषा का विभाग आता है। तो राजभाषा मतलब हिंदी का प्रवाह, जीवन प्रवाह, और भारतीय भाषाओं का जीवन प्रवाह पर अध्ययन होते हैं। लगभग 600 से ज्यादा शब्द ऐसे हैं जो वीर सावरकर जी ने हमारी भाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे शब्दकोश में दिए हैं। और मित्रों, मैं कुछ 2-3 शब्द आपको बताना चाहता हूं। हम पिक्चर देखते हैं, आर्ट डायरेक्शन किसका है? आर्ट डायरेक्शन सावरकर एरा के पहले कहीं इसका हिंदी नहीं था, कहीं इसका भारतीय भाषाओं में समावेश ही नहीं था। सावरकर जी ने कहा मैं विदेशी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। उन्होंने आर्ट डायरेक्शन को कला निर्देशन कर एक नए शब्द की रचना की। डायरेक्टर की जगह निर्देशक, ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जो सावरकर जी की पेन से निकले। या तो उन्होंने शोधे या सृजन किया, परंतु उसको सामान्य बोलचाल में लाने का काम किया। मित्रों, एक हिंदुत्व के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने वाला एक जीवन था जो आधुनिक भी था और परंपराओं को भी साथ में लेकर इसका वहन करने वाला भी था। वीर सावरकर जी ने अस्पृश्यता को निवारण के लिए जो योगदान दिया है, इस देश ने इसके लिए कभी सावरकर जी का सम्मान नहीं किया। सावरकर जी ने हिंदू समाज की सारी कुरीतियों के खिलाफ उस वक्त संघर्ष करने का काम किया और उसको समाज का विरोध झेलते हुए भी आगे बढ़े। एक क्रूस क्राय शरीर के अंदर कितनी प्रचंड दैदीप्यमान आत्मा बसती थी, कितना दृढ़ निश्चयी और देशभक्त व्यक्ति इसके अंदर जीवन जीता था। उसका अंतिम शिखर तब आया जब वो बीमार हो गए थे। बीमार होने के बाद आज के जमाने में हम लोग देखते हैं, हम सब करते हैं, अपने परिजनों को बचाने के लिए वेंटिलेटर रखते हैं, नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि एक क्रूस का शरीर अब भारत माता के कोई काम का नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं पुनः जन्म लूंगा, अब मुझे जीने की जरूरत नहीं है। और अपने आप का आत्म बलिदान करने का काम वीर सावरकर ने किया। मित्रों, बहुत बड़ी बात है।
पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, जिसको हम सब सच मानते हैं, मगर कई जगह इसको मान्यता नहीं है, इसके प्रति इतना दृढ़ विश्वास और वो मृत्यु का कारण बने, वो सावरकर जैसा महान व्यक्ति ही कर सकता है। एक जीवन में 2 जन्मठी जिसको दे दी, वो व्यक्ति कितना भयजनक अंग्रेजों को लगता होगा, वो ही इनके प्रचंड सामर्थ्य का परिचायक है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेज आए तब से गए तब तक किसी को फांसी तो दी, मगर एक जीवन में 2 जन्मटिप किसी को नहीं दी, और वीर सावरकर को ही वो सम्मान प्राप्त हुआ। और जब सेल्युलर जेल में आए, तब अंग्रेज जेलर ने उनको कहा कि सावरकर, आप आए तो हो, मगर आपका आयुष्य इतना नहीं है, आप वापस कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, मैं जरूर वापस जाऊंगा, तेरी सल्तनत की आयुष्य मेरे आयुष्य से कम है, मैं भारत माता को स्वतंत्र देख कर जाऊंगा। कितना दृढ़ आत्मविश्वास इस देश के भविष्य के प्रति, भारत माता की स्वतंत्रता के प्रति और इस देश के उज्जवल भविष्य के प्रति होगा। और मित्रों, आज मैं मानता हूं कि हम एक ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहां भारतीय सशस्त्र क्रांति की नींव डालने वाले वीर सावरकर की भी ये भूमि पावन की है, और उसका सर्वोच्च शिखर सुभाष बाबू थे, वो भी यहाँ अपने कदम रखे हैं। ये बहुत पवित्र भूमि है मान्यवर। आज सावरकर जी के जीवन को आज हमारे युवाओं ने इसमें से प्रेरणा लेने का काम सरल हो, इसलिए ढेर सारी चीजों का यहाँ प्रकाशन भी हुआ है, और उसको बहुत संगीतमय रचनाओं के साथ यहाँ गाया भी गया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के 16 साल की कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों को, इनके माता पिता को एक अपील करना चाहता हूं। एक बार इस सेल्युलर जेल में, जिस काल कोठरी में सावरकर जी का निवास था, जिसके ठीक सामने लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाता था, जिससे सावरकर जी की हिम्मत तोड़ दी जाए, वहां 7x11 की कोठरी, रोज खाना भी न मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। सावरकर जैसे विचारक व्यक्ति को किताबों से अलग रखा गया था। रोज कोपरा को बैल के कोलू के अंदर लगकर तेल निकालने की यातनाएं दी थी। वहां पर भी सावरकर जी ने कील के उपयोग से पत्थरों पर साहित्य सृजन करने का काम किया। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, साहित्य सृजन वो ही कर सकते हैं जिसका मन और आत्मा दो में से कुछ कुंठित न हो। 2 जन्म टिप देने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर भारत माता की प्रार्थना के लिए, भारत माता के यशोगान के लिए साहित्य सृजन करने की हिम्मत है, उससे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। और उनके संकल्प ने ही एक कठोर कालखंड पारित करने की हिम्मत दी। एक ही जेल में 2 भाई रहने के बावजूद सालों तक एक दूसरे को देख नहीं पाए। कोई कल्पना कर सकता है? एक ही जेल में 2 भाई रहने के बावजूद कई सालों तक एक दूसरे का सामना नहीं हुआ। कितने जुर्म उस वक्त किए गए होंगे, वो इससे हमें मिलता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का चिंतन, जिसके आधार पर आज की सरकार चल रही है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, वो उन्होंने ही इसकी नींव व्याख्या करने का काम किया था। मित्रों, ऐसी सामूहिक पहचान जो भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और इतिहास से उपजती है, इसको कई लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें से सबसे प्रखर इसके उपासक वीर सावरकर थे।
अंग्रेजों ने शिक्षा के माध्यम से हमारे देश पर हमेशा के लिए गुलामी का बोझ और गुलामी की मानसिकता थोपने का प्रयास किया था। इसीलिए 1857 के स्वातंत्र संग्राम को इन्होंने विप्लव का नाम दिया था। वीर सावरकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम को विप्लव की जगह स्वातंत्र संग्राम का नामाभिधम कर देश की सच्ची स्पिरिट को आगे बढ़ाया। और 1857 प्रथम स्वतंत्रता समर, ये पुस्तक देश के सभी पुस्तकों में एकमात्र पुस्तक ऐसी है जो प्रकाशित होने के पहले ही अंग्रेजों ने इसको बैन कर दी थी। कोई पुस्तक प्रकाशित भी नहीं हुई है, उसको प्रकाशित होने के पहले बैन करने का काम अंग्रेजों ने किया था। उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसको छापना, पढ़ना, बांटना, सभी चीजों पर प्रतिबंध था। क्यों था? क्योंकि उसका टाइटल ही ऐसा था कि 1857 में जो हुआ था वो अंग्रेजों के प्रति विप्लव नहीं है, हमारा स्वातंत्र का अधिकार है। और इसके लिए अनेक हुतात्माओं ने जो बलिदान दिया वो पहला स्वतंत्र समर था। और रूढ़ियों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि हमारा देश रूढ़ियों से ऊपर उठे, रूढ़ियों को त्यागे। मित्रों, आज हम आजाद हुए हैं, लंबी यात्रा कर देश आज यहां पर पहुंचा है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक सरकार बनी है जो लगभग 12 साल से काम कर रही है। और जब देश के आजादी के 75 साल हुए तब नरेंद्र भाई ने एक आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि पंच प्रण के आधार पर हमारे देश की जनता ने हमारी शताब्दी तक, आजादी की शताब्दी तक जाना चाहिए। पंच प्रण में एक प्रण है गुलामी के कालखंड की सभी स्मृतियों को समाप्त कर नए विश्वास के साथ देश आगे बढ़े। और 15 अगस्त 2047 को एक ऐसे महान भारत की हम सब मिलकर रचना करें जो महान भारत समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में नंबर 1 पर हो। और मुझे पूरा विश्वास है आज ये आह्वान 140 करोड़ लोगों का संकल्प बना है। और एक व्यक्ति जब एक कदम चलता है तो एक कदम आगे बढ़ते हैं, परंतु एक ही दिशा में 140 करोड़ लोग आगे बढ़ते हैं तो हम 140 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं। यही बात महान भारत की रचना करेगी। भारत समृद्ध भी होगा, भारत सुरक्षित भी होगा, भारत संस्कृत भी होगा और भारत शिक्षित भी होगा। भारत का स्वास्थ्य, हर जन का स्वास्थ्य हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इस प्रकार के भारत की रचना ही वीर सावरकर की कल्पना थी। मैं आज यहां से एक जन्मजात देशभक्त, एक मूर्धन्य साहित्यकार और दृढ़ता के धनी, वीरता के धनी सावरकर जी को मन पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, पद्मश्री, पद्म विभूषण, सभी प्रकार के अलंकरण जो मिलते हैं वो सरकारें देती है। वीर सावरकर को वीर की उपमा कोई सरकार ने नहीं दी है, देश के जन जन ने देने का काम किया। यही इनकी स्वीकृति बताता है। आज पूजनीय मोहन जी के उपस्थिति में इनकी अमर कृतियों का संगीतमय नए सुरों में पंडित जी ने हम सबको सुनने का मौका दिया। पूजनीय मोहन जी ने एक प्रतिमा का भी अनावरण किया और एक कॉफी टेबल बुक भी बनाया है। मैं आशा करता हूं कि सावरकर का विचार विशेषकर हमारे किशोरों में, युवाओं में और बच्चों में सभी अभिभावक इसको आरोपित करें, इससे संस्कृत करें। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।